आपके योद्धा एक बार जोरदार तालियां लगाए हुए इनके लिए। मेरे भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि अभी हमारे बीच से अभय चौटाला जी जो मौजूद थे अभी गए हैं और माननीय शरद पवार जी यहाँ बैठे हैं। एक आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरे आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चुनाव की सभा है, इसमें सिर्फ कार्यकर्तागण आए हैं और मैं अपने माननीय शरद पवार जी से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है वो एक एक हजार वोट के बराबर है। मैंने आपकी तरफ से माननीय शरद पवार जी के ध्यान में ये बात ला दी है कि आज हम 5.5 से लेके 6 लाख वोटों के बीच में खड़े हैं और 3 दिन के अंदर अंदर हम इन वोटों की संख्या बढ़ा के 8 लाख तक करने का प्रयास करेंगे। और ये मैंने आपकी तरफ से इनको तसल्ली दी है मेरे भाइयों कि इस बार करनाल की लोकसभा की सीट माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं कम से कम 3 से लेके 5 लाख तक वोटों से हम उनको हरा के यहाँ से भेजेंगे। मैंने माननीय शरद पवार जी के ध्यान में ये बात भी लाई है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक असमंजस की स्थिति पैदा करने के लिए हमारे बीच में उतारे थे, हमने 10-12 दिन का कैंपेन चला के उनके अभियान को बिल्कुल नीचे बैठा दिया है और आज उनकी जमानत जब्त हो रही है। मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद। और जैसे हमारे माननीय अभय सिंह चौटाला जी अपने कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगा के गए हैं कि आपने दिन रात एक करना है, इसलिए मैं भी आपका ये निवेदन आज मेरे करबद्ध प्रार्थना है, आप भी अपना टेलीफोन निकालें और भाई अपने सारे रिश्तेदारों को और सारे भाई बंधुओं को जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आते हैं सबको टेलीफोन करेंगे और माननीय अभय सिंह चौटाला की विजय लाखों लाखों वोटों से सुनिश्चित करेंगे। हमारी सीटें दोनों निकल रही हैं, दोनों सीटें निकलते ही इस बार 4-5 महीने बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे, मैं माननीय शरद पवार जी के भी ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ, 100% हरियाणा में हम दोनों मिलके अनेलो और एनसीपी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा और माननीय अभय चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद। मैं इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जितने भी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के अधिकारी और हल्का स्तर के अधिकारी, जोन स्तर के अधिकारी जो आज यहाँ पर आए हैं, इनका सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा सबका हौसला बढ़ाया है। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, एक बार फिर आपको मैं शरद पवार जी के सामने एक बात जरूर रखना चाहूँगा जो मैं हर सभा में रखता आया हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यहाँ पर एक रिफाइनरी है करनाल और पानीपत के बीच में। इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिफाइनरी लगाते समय वादा किया था कि हम करनाल के लोगों को तरजीह देंगे और यहाँ पर एंसेलरी यूनिट लगाएंगे।
जब भी प्रधानमंत्री माननीय शरद पवार जी इस बार बने, वह एंसेलरी यूनिट यहाँ पर हमारे लगने चाहिए। करनाल के लोगों को उनके तरजीह मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को नौकरी में उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं माननीय शरद पवार जी से एक बार कहना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा के लोग इन टोल टैक्स बैरियरों से बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा से इन टोल टैक्स बैरियरों को जरूर स्टेट से बाहर करें, ऐसा मेरा इनसे निवेदन है। और मैं आप सबकी तरफ से एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम दिन रात एक कर देंगे, करनाल की सीट निकालेंगे, कुरुक्षेत्र की सीट निकालेंगे और जून के महीने में माननीय शरद पवार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं धन्यवादी हूँ सर्वहित पार्टी का, शिरोमणि अकाली दल का, जिन्होंने हमें समर्थन दिया है और जिनकी तरफ से मैंने अभय सिंह चौटाला जी से मेरी बात हो रही थी। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आना था आज, लेकिन वह जल्दी आपके सामने एक वीडियो जारी करने जा रहे हैं जिसमें सरदार सुखबीर सिंह बादल सीधा सिख भाइयों से अपील करेंगे कि इस बार एक एक वोट माननीय शरद पवार जी जो हमारे सबसे बड़े किसान नेता हैं हिंदुस्तान के, उनकी पार्टी के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा को पड़नी चाहिए। मैं माननीय शरद पवार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। 2000 किलोमीटर से चल के आप लोगों के प्यार में ये समय निकाल के, इतना व्यस्त समय सबका जबकि चुनावों के दिनों में चल रहा है, आज आपके बीच में आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। आज हमें इनका आशीर्वाद मिलेगा और हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम करनाल की लोकसभा की सीट निश्चित रूप से 3 से लेके 5 लाख तक वोटों से जीत के आपके हवाले कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वहित पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। अब आपके बीच में इस देश के सबसे बड़े किसान छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, वंचित समाज की आवाज और भारत की राजनीति के चाणक्य भावी प्रधानमंत्री शरद पवार जी, जिनको आप टीवी पर देखते थे और सोचते थे कि शरद पवार जी जो है कि हमसे भी मिले ताकि हमें भी जो है कि कुछ करने की जो है कि वो लालसा हो। आज साथियों माननीय शरद पवार जी जो है कि आज आप लोगों के बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद। आज के हम सब के साथी और इसी क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो पिछले 2 जनरेशन से हरियाणा के किसानों की सेवा करने में रहे हैं, आज मराठा वीर वर्मा जी, उनके साथ काम करने वाले सभी साथी, मंच पर बैठे हुए अन्य सहयोगी पार्टी के नेतागण, बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि 6 महीने पहले इसी जगह पर एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन हुआ था और जिसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र मराठी जी ने ली थी। उसी सम्मेलन में मैंने वायदा किया था कि आपकी समस्या की हल करने के लिए आज एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और ये काम पूरा करने के लिए वीरेंद्र मराठी के सामने आए हैं। हमारा सब सहयोग, हमारी शक्ति, हमारी ताकत उनके साथ रहेगी और मुझे खुशी है कि ये मौका आज हम सब के सामने आया है। देश का चुनाव हुआ,
देश के कई हिस्सों में चुनाव की जो स्थिति है इसमें बदलाव दिख रहा है। आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। मुंबई में आखिरी चुनाव कल हुआ था। महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया, देश के कई राज्यों का चुनाव पूरा हो गया, मगर कई राज्यों में अभी तक चुनाव है और इसमें हरियाणा का भी नाम आता है। ये चुनाव देश के लिए और ख़ास तौर पर देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग में रहने वाले हमारे बहन और भाई, इनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पिछले 10 साल हम लोगों ने एक राज देखा जिस राज का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और उनके साथी करते थे। जो इससे पहले अभय चौधरी जी ने कहा कि उसी सरकार के नेता लोगों ने कई वायदे किए थे, मगर ये वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। किसानों को, नौजवानों को धोखा दे दिया। और इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि देश में यह मौका देखकर परिवर्तन कैसा होगा इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, कदम उठाना होगा। जिसका जिक्र यहाँ किया गया है इससे पहले कि आप जानते हैं कि पिछले साल हरियाणा के आपके कई भाई बहनों, पंजाब के हमारे साथी बहनों, राजस्थान या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से से कई किसान देश के राजधानी में आए थे समस्या देश के सामने रखने के लिए, प्रधानमंत्री के सामने रखने के लिए। यह आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई दिल्ली में आना चाहता है, अपनी समस्या देश के सामने रखना चाहते, इसमें रुकावट लाना, पाबंदी लाना, यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मगर ये मोदी सरकार ने ये सब किसान वहाँ आने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको दिल्ली के सीमा पर रोक गया। किसान भी जिद्दी थे, 1 साल तक वहाँ बैठे। उन्होंने ये देखा नहीं कि बारिश की स्थिति है या ठंड की स्थिति है या और कोई स्थिति है। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जब तक जो कुछ काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे वो वापिस नहीं लेते तब तक हम यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। ये भरोसा उन्होंने पूरे देश के नेता लोगों को कहा। और मुझे खुशी है कि कितनी भी ताकत भारत सरकार की हो, ये ताकत किसानों के सामने अपनी ताकत दिखाई नहीं सकी। अल्टीमेटली भारत सरकार को वो 3 काले कानून दूर रखने पड़े और किसानों की बातों के बारे में बातचीत करने की प्रयास उन्होंने शुरू किए। आज क्या स्थिति है? आज देश में एक अलग स्थिति पैदा हुई है। देश की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी, इन लोगों के हाथ में है। हम चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब देश के हर कोने से हजारों लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूती से खड़े थे देश को आज़ादी मिलाने के लिए। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, अपना जीवन का अच्छा समय दे दिया और 1947 में ये देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद इस देश
किस लाइन पर चलेगा इस पर बहस होगा और ये देश प्रजातंत्र के रास्ते से चलेगा, ये बात तय हो गई। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, आज के लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई नेता लोगों ने प्रजातंत्र का यह रास्ता का स्वीकार किया और देश को आगे ले जाने की ये कोशिश की। आज हम क्या देखते हैं, ये प्रजातंत्र के वजह उजाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। मैं दो ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं झारखंड नाम का एक छोटा राज्य, झारखंड आदिवासी का राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी है। यह आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपनी राज्य की कुछ समस्या हल करने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाते नहीं और इसीलिए इनके खिलाफ कुछ बातें फर्जी की। ये बातें शायद भारत सरकार के खिलाफ थी। प्रजातंत्र में अपनी बातें रखने का अधिकार है, मगर नरेंद्र मोदी के सरकार ने वही मुख्यमंत्री को पीछे 1 साल से जेल में रखा है, उनको अपनी बातें कहने का अधिकार नहीं दिया। आप जानते हैं कि देश की राजधानी वहाँ अरविंद केजरीवाल वो चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में जो कुछ सुधार कर सकते हैं वो सुधार करने के लिए प्रयास किया। वो जो काम करना चाहते हैं इसमें भारत सरकार का सहयोग नहीं था, इसीलिए भारत सरकार के खिलाफ कुछ बातें उन्होंने कही तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा और उनको वहाँ काम करने का अधिकार नहीं दिया। एक अच्छी बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब तक ये चुनाव है तब तक जेल से बाहर जाकर अपनी बात कहने का अधिकार दिया, इसीलिए वह आज बाहर है। मगर मुझे पूरा विश्वास है यही मोदी जी की सरकार रहेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें भी जेल में जाना पड़ेगा। और जो सरकार, जो हुकूमत जेल के रास्ते पर जाने पर भरोसा रखते हैं, ये एक तरफ से हुकुमशाही, डिक्टेटरशिप, इस रास्ते पर जाने का काम उन्होंने शुरू किया है। इस देश के कई लोगों ने अपने जीवन की स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे वो कीमत देने की तैयारी रखी, वो सब ये डिक्टेटरशिप इस देश को कभी मानेंगे नहीं। और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी हो, उनके बाकी साथी है, उन सब को अपनी जगह से दूर करके आपको, जैसे एनसीपी करनाल की जो रैली है इसमें वीरेंद्र मराठा जी को भारी वोटों से चुन कर लाना, ये आपका मेरा फर्ज है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बात ऐसी है कि हम सब लोग अपोजिशन को लोगों को साथ लेकर बैठते थे, हमने बातें की, एक इंडिया अलायंस बनाने की बात भी हमने की। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ वीरेंद्र मराठी जी को हम उसी रास्ते पर ले जाने के लिए चाहते थे और इसीलिए यह अलायंस का कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट, इसी रास्ते से हम वीरेंद्र जी मराठा को आपके सामने लाना चाहते थे। मगर कुछ चंद साथियों ने इसका स्वीकार नहीं किया। भले उसका स्वीकार उन्होंने करो या न करो, मगर हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी ये रियल अलायंस कैंडिडेट है, ये सच्चे कैंडिडेट है और इसीलिए उनको भारी वोटों से आपको जिताना ये आपका फर्ज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उनको जिताइए। जो हरियाणा की समस्या लेकर पार्लियामेंट में आएंगे वो अकेले नहीं रहेंगे, हम सब की ताकत उनके साथ रहेगी यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए। और इसीलिए आप उनको
भारी उत्तर से जिताकर देश के पार्लियामेंट में आप सभी का एक प्रतिनिधि के रूप से भेजिए और ये काम आप करेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। शरद पवार जिंदाबाद, मराठा वीरेंद्र जिंदाबाद। आज आपके बीच में वीरेंद्र मराठा जी को अभी जो NRI बच्चे हैं वीरेंद्र मराठा जी को रोड धर्मशाला में तोल रहे हैं। आप सभी बहुत उनका बढ़िया। स्वागत करें, धन्यवाद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और